तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे आमाशय में पाचन। यहाँ पर लिखा है थर्ड ग्रहणी में पाचन, नंबर 3 डाला है ना। इसके पहले आप लोग बताइए किस किस में पाचन पढ़े हैं। चलिए आप लोग कैसे बताएंगे कैमरे पर, आप लोग जान गए होंगे, फिर मैं बता रहा हूँ। इसके पहले मुख में पाचन पढ़े थे, फिर ग्रसनी ग्रासनी में कोई पाचन नहीं था, फिर हम लोग आमाशय में पढ़ चुके थे। आमाशय के बाद सी आकार की रचना ग्रहणी शुरू होती है, आप याद कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ क्या होता है कि जो भोजन होता है आमाशय का, वो कायम के रूप में पहुँचता है ग्रहणी में। ग्रहणी में कायम के रूप में भोजन पहुँचता है। हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे। ये आमाशय था और यहाँ सी आकार की रचना थी। अब यहाँ भोजन पहुँच रहा है, भोजन इसमें आएगा। अब भोजन जब यहाँ पर आएगा तो इधर होती है लीवर और उधर होती है, इधर होती है लीवर और उधर होती है अग्नाशय। तो अग्नाशय और लीवर, लीवर से बाइल जूस यानी पित्त रस, वेरी इंपॉर्टेंट, पित्त रस बहुत बार परीक्षा में पूछा है कि पित्त रस का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है। तो यकृत ग्रंथि करती है। यकृत अपने आप में एक अजीब रचना है। यकृत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, इसको दिमाग में रखिएगा। यकृत ही पीलिया के लिए भी जिम्मेदार होता है। यकृत जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, जो क्या कहते हैं शर्कराएं होती हैं, उसको कम अधिक करने में भी जिम्मेदार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यकृत जो रस देता है यानी पित्त रस, बाइल जूस जो इसके अंदर बन रहा है, वह बाइल जूस ऐसा होता है कि वो एक बहुत, सबसे बड़ी बात है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको दिमाग में रखिए। और उसके बाद दूसरी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। दोनों ग्रंथियां एक साथ यहाँ पर है। परीक्षा में कई बार पूछा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, जीके का भी प्रश्न है, इसको दिमाग में रखिए। दूसरी बात यह है कि पित्त रस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि से निकल रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, फिर भी पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए बताते हैं क्या करता है। तो इससे निकलने वाले, यकृत से आने वाले जूस को हम पित्त रस कहते हैं। वो आता कहाँ से? यकृत अपने अंदर से पित्त रस बनाकर पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में, पित्ताशय, यहाँ पर ये गाल ब्लैडर इसमें इकट्ठा होता रहता है। और जैसे भोजन ग्रहणी में आता है उसमें जाकर पित्त रस मिल जाता है, उधर से अग्नाशय रस आकर मिल जाता है और दोनों सामूहिक रूप से ज़बरदस्त पाचन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पित्त रस क्या करता है, यकृत से जो जा रहा है, और अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस आ रहा है वो क्या कर रहा है। तो चलिए, बाइल जूस भोजन को क्षारीय माध्यम बनाता है। इसके पहले अम्लीय माध्यम में भोजन था, तो उसको वो क्षारीय माध्यम में ले आता है ताकि उसके पाचन में कोई दिक्कत ना होने पाए। तथा वसा का पायशीकरण ही सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। वसा का पायशीकरण का मतलब होता है कि वसा के बड़े बड़े अणुओं को बहुत छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है ताकि लाइपेज एंजाइम अपना काम कर सके, वसा पर अपना काम आसानी से कर सके। यानी कि वसा का पायशीकरण, इमल्सिफिकेशन कर देता है पित्त रस। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है पित्त रस के। अब पेंक्रियाज जूस की बात करें, अग्नाशयी जूस की बात करें, तो अग्नाशयी रस में देखिए मुख्य रूप से पेप्टोन्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमिनेज और लाइपेज, ये एंजाइम्स होते हैं जो आप देख रहे हैं कि ये एरो बता रहा है, जो आपको चार्ट में भी लिखा है याद करने के लिए, कि प्रोटीन में जो पेप्टोन्स होते हैं उसके पहले आंशिक पाचन था वो पेप्टाइड्स में बदल जाता है ट्रिप्सिन के प्रभाव से। एमिनेज एंजाइम के प्रभाव से स्टार्च को शर्करा बदल जाता है, और वसा को, वसा अम्ल था ग्लिसरॉल, जिनसे वसा बना था, वसा अम्ल ग्लिसरॉल से बना होता है, उन्हें फिर तोड़ दिया जाता है लाइपेज के द्वारा। तो हमने देखा कि यह हमारे अग्नाशयी रस में पाए जाने एंजाइम्स का काम है। अब भोजन आगे बढ़ता है कहाँ? छोटी आंत में। नंबर 4 पर हम चल रहे हैं। छोटी आंत में भी पाचन होता है। यहाँ पर 2 वर्ग होता है, पाचन और अवशोषण। तो पहले हम पाचन जाने। तो पाचन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अभी तक जो भोजन, अभी तक भी पाचन हो रहा था, लेकिन अभी तक जो भोजन पच रहा था वो आंशिक रूप से पचा था। आंशिक मतलब पूर्ण रूप से न पचना। लेकिन अब यहाँ क्षुद्रांत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है भोजन का। और पूर्ण रूप से जो है छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन से बनता क्या क्या है, बहुत सारे सरल अणु बनते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसा अम्ल आदि, ये सब बनते हैं। अब यह उस योग्य हो जाते हैं कि इनका अवशोषण किया जा सकता है। चलिए अब क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें। तो मान लिया छोटी आंत है,
और छोटी आंत में अंगुली नुमा रचनाएं निकली रहती हैं। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे अंगुली नुमा रचनाएं निकली रहती हैं, ऐसे ऐसे अंगुली नुमा रचनाएं। इन्हें हम रसांकुर कहते हैं, रसांकुर। और इन रसांकुर पर यानी कि इन रसांकुर पर, मान लीजिए इसमें हम रसांकुर निकाल कर आउट दिखा रहे हैं, इन रसांकुर पर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे तमाम बहुत अति सूक्ष्म लाखों की संख्या में मौजूद रहते हैं। इन्हें हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर अंग्रेजी में इसको कहते हैं विलाई, इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई जो होता है यह अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है। कई बार परीक्षा में पूछा है अवशोषण क्षेत्र को कौन बढ़ाता है, तो कभी कभी माइक्रोविलाई देकर और छोटी आंत ही दे देता है। छोटी आंत में भी हम जो है ऑप्शन में ट्रिक में ले सकते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्मांकुर मेनली है। तो सूक्ष्मांकुर अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने मतलब ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण के लिए जगह देना, तो ये जिम्मेदार होते हैं। और क्या करते हैं? सूक्ष्मांकुर ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण करने का कार्य करते हैं। अवशोषण के बाद क्या होता है कि इसमें ये जो है रसांकुर में फिर यानी जो बड़ी रचना अंगुलीनुमा जो रचना थी उसमें केशिकाओं का भंडार होता है। केशिकाएँ कि कोशिकाओं के माध्यम से अब जो है जो भोजन यहाँ पर ये जो सरल अणु बन चुके थे वो क्या होते हैं, अब रुधिर प्लाज्मा में मिलते हैं। इसकी सहायता से भाई किसका है तो उसमें रुधिर होगा, तो रुधिर में रुधिर प्लाज्मा हो तो उसमें मिलते हैं। अब यह प्लाज्मा पहुंचता है यकृत में और यहीं पर एकत्रित रहते हैं। ये सब कौन? ये सब एकत्रित रहते हैं। और एकत्रित होने के बाद रक्त के साथ जरूरत पड़ने पर रक्त के साथ फुल बॉडी सेल्स में पहुंचते रहते हैं। पूरी शरीर की कोशिकाओं में ये भोजन पहुंचते रहते हैं। परिणाम स्वरूप ये वहाँ पर जाकर ऊर्जा देना या जिसका जो कार्य वो करते हैं। तो इस तरह से कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए छोटी आंत का भी पाचन, और छोटी आंत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने ये देखा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवशोषण पाचन। अभी हम लोग पाचन पढ़ रहे हैं तो ही पाचन में ही चलेंगे। इसके बाद हम लगेगा नंबर बड़ी आंत का। ठीक, अगले वीडियो में बताएंगे।